तीन सीजन होते हैं, खरीफ, रबी, क्रॉप्स। जायद। ये सीजन कौन सा चल रहा है? एक खरीफ का सीजन चल रहा है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हमारे खरीफ के सीजन होते हैं। और खरीफ में हम लोग अरहर की खेती करते हैं, धान लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बाजरा लगाते हैं, मक्का लगाते हैं। इसके अलावा मतलब सोयाबीन की खेती होती है, उर्द, मूंग, इसके बाद सामा, कोदो, मड़ुआ, रागी, जितने भी तरह की फसल, तिल, ये सारे फसलों की खेती हम लोग किस सीजन में करते हैं? खरीफ क्रॉप्स में करते हैं। इसके बाद जैसे ही सितंबर का महीना स्टार्ट होता है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 4 महीने हमारे रबी के सीजन होते हैं। रबी में हम लोग बरसिंग लगाते हैं, आलू लगाते हैं, चना लगाते हैं, मटर लगाते हैं, गेहूं लगाते हैं। ये तमाम तरह के फसलों की खेती हम लोग, आलू खेती करते हैं, जौ की खेती करते हैं। ये सारे फसलों की खेती हम लोग रबी के सीजन में करते हैं। इसके बाद जैसे ही जनवरी का महीना खत्म होता है, फरवरी स्टार्ट होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये आपका 4 महीने आपका कौन सा सीजन होता है? जायद का सीजन होता है। जायद में आप तमाम तरह के कद्दू की फसलें जैसे लौकी, नेनुआ, इसके बाद आप सूरजमुखी बोते हैं, इसके बाद आप सरई लगाते हैं, ढेचा लगाते हैं, उर्द लगाते हैं, मूंग लगाते हैं। ये तमाम तरह के फसलों की खेती हम लोग सीजन में करते हैं। लेकिन आज ये समझिए कि आज जो अरहर का बीज बांटा जा रहा है, तो जैसे बुआई के पहले उसके अंदर आप लोग क्या क्या करेंगे, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ। जैसे अरहर की फसल जानते हैं कि दलहनी फसल है। दलहनी फसल का मतलब ये होता है कि इसकी जड़ों में एक प्रकार की गांठ होती है। जैसे चना को, मटर को, मसूर को उखाड़ के देखेंगे तो उनकी जड़ों में एक प्रकार की गांठ दिखाई देती है। कभी देखे नहीं आप लोग? चना में, मटर में, मसूर में, मूंग में, जो भी दाल वाली फसलें हैं, उनकी जड़ों में एक प्रकार की गांठ दिखाई देती है। उस गांठ को हम लोग बोलते हैं राइजोबियम। और वह राइजोबियम एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है। और वह कैसी बैक्टीरिया होती है? वह सिम्बियासिस नेचर की बैक्टीरिया होती है। और सिम्बियासिस का मतलब ये होता है कि आपके वातावरण के अंदर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? नाइट्रोजन। आपके वातावरण के अंदर सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन तत्व पाया जाता है। इसके बाद आपके मतलब कि दूसरा कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है 16%। और 78% आपके वातावरण के अंदर 78% नाइट्रोजन होता है, 16% ऑक्सीजन होता है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आपके वातावरण के अंदर होता है। लेकिन केवल दाल वाली फसलें हैं, उन दाल वाली फसलों की जड़ों में जो एक प्रकार की गांठ पाई जाती है, जिसको हम लोग राइजोबियम कहते हैं। राइजोबियम एक प्रकार की बैक्टीरिया होती है और वह बैक्टीरिया सिम्बियासिस नेचर की होती है। और सहजीवी नेचर होने के कारण आपके वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को आपके जमीन के अंदर फिक्स करने का काम करती है। इस क्रिया को हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन स्थिरीकरण या नाइट्रोजन का यौगिकीकरण। साधारण भाषा में समझिए कि जैसे आप जितना गेहूं में, धान में, ज्वार में, बाजरा में, मक्का में, गन्ना में जितना यूरिया डाइपोटाश डालते हैं, उतना चना में डालते हैं? नहीं डालते हैं। क्यों नहीं डालते हैं? क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर वो क्षमता पाई जाती है। मतलब कि जितने भी हमारी दाल वाली फसलें हैं, उन दाल वाली फसलों के अंदर नाइट्रोजन फिक्स करने की क्षमता पाई जाती है। जैसे भी धान की खेती करेंगे, उसमें नाइट्रोजन लिखा रहता है 120 से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। गेहूं में देखेंगे लिखा रहेगा 120 से लेकर के 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब जिस फसल की बात किया जाए। लेकिन जब चना की बात किया जाता है, अरहर की बात किया जाता है, मटर की बात किया जाता है, तो इसमें लिखा रहता है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मतलब कि जो नाइट्रोजन आपका जितना देना चाहिए, ये तुरंत मतलब कि 1/4 हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि ये जितने भी दाल वाली फसलें हैं, जब उनके अंदर गांठ का निर्माण हो जाता है, तो ये बैक्टीरिया क्या करती हैं कि आपके वातावरण के अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन होती है, उस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करती है। जैसे दही को जमाने के लिए जोरन की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से स्टार्टिंग फेज में मतलब कि कुछ मात्रा में नाइट्रोजन देने की जरूरत पड़ती है। और जैसे ही हमारा प्लांट बड़ा हो जाता है या उसके अंदर गांठ का निर्माण हो जाता है, फिर उसके अंदर मतलब कि हमको नाइट्रोजन देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और यदि आप एक्सेस नाइट्रोजन देंगे तो नाइट्रोजन की अधिकता के कारण फसल की पैदावार ज्यादा हो जाती है। और जब फसल की पैदावार ज्यादा हो जाएगी तो उसपे मतलब कि फूलों की संख्या ज्यादा लगेगी, फूल बनेंगे, गिर जाएंगे, पौधे की पैदावार ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसको कहा जाता है लाजिंग। लाजिंग का मतलब नाइट्रोजन की अधिकता के कारण मतलब कि फसल का अधिक बढ़ जाना। तो उस दशा में आपको बताया जाता है कि जितनी भी दाल वाली फसलें हैं, उसमें आपको मतलब कि नाइट्रोजन कम से कम देने की जरूरत पड़ती है। तो नाइट्रोजन का मेन स्रोत क्या होता है? यूरिया होता है। तो यूरिया का मतलब कि यूरिया के अंदर क्या होता है? 46% आपका कितना पाया जाता है? यूरिया के बैग के अंदर 46% आपका नाइट्रोजन पाया जाता है। यदि आपको नाइट्रोजन 30 किलोग्राम देना है तो 30 × 100/46 कर देंगे तो यह मात्रा निकल के आ जाएगी। लगभग 1 हेक्टेयर खेत के लिए लगभग 65 किलोग्राम यूरिया की जरूरत पड़ती है। मतलब 1 हेक्टेयर का मतलब 4 बीघा
या 40 मंडा कहिए या 80 बिस्वा कहिए या 10,000 स्क्वायर मीटर का 1 हेक्टेयर होता है। तो जो 1 हेक्टेयर होता है किताब में कट्ठा मंडा बिस्सा नहीं लिखा होता है। कट्ठा मंडा बिस्सा बीघा हम लोग जानते हैं, बाहर के लोग नहीं जानते हैं। किताब में जैसे चंदौली में जाएंगे वहां भी बीघा 10 बिस्वा का होता है, लेकिन हमारे यहाँ बीघा मतलब कि 20 बिस्वा का होता है। इसलिए किताब में या तो एकड़ लिखा होता है या तो हेक्टेयर लिखा होता है। और किताब में जो भी मतलब कि चाहे बीज दर हो, चाहे केमिकल फर्टिलाइजर का रिकमेंडेशन हो, वो सारी चीजें मतलब कि आपके मतलब कि हेक्टेयर या एकड़ में लिखा रहता है। तो जैसे यदि आपका 65 किलोग्राम यूरिया नाइट्रोजन आ गया, या नाइट्रोजन का मेन स्रोत क्या है? यूरिया है। जैसे आप 50 किलोग्राम का बैग है और 50 किलोग्राम यदि नाइट्रोजन अपने खेत में देते हैं तो नाइट्रोजन कितना मिलेगा? 23 किलोग्राम, क्योंकि उसके अंदर 46% पाया जाता है। यदि 100 किलोग्राम देंगे तब जाके आपको मिलेगा 46 किलोग्राम। तो इस तरीके से 46 किलोग्राम नाइट्रोजन पाया जाएगा जब 100 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करेंगे। एक में 100/46 हो जाएगा। और यदि आपको 30 किलोग्राम देना है तो 30 × 100 और उसके अंदर जो 46% पाया जा रहा है उसकी भाग दे देंगे। तो यह मात्रा निकल के आ जाती है कि हमको 1 हेक्टेयर खेत में, 4 बीघा खेत में, 40 मंडा खेत में, 80 बिस्वा खेत में कितनी मात्रा में हमको यूरिया का प्रयोग करना है। जैसे किताब में लिखा रहता है तत्व के रूप में, मतलब जो भी आप किताब में पढ़ेंगे वो केमिकल फर्टिलाइजर के रूप में नहीं लिखा रहता है, वो तत्व के रूप में लिखा रहता है। जैसे लिखा रहेगा कि नाइट्रोजन 30 किलोग्राम, फास्फोरस 40 किलोग्राम, पोटाश 30 किलोग्राम, या लिखा होगा एनपीके 30-40-40 ऐसे करके लिखा जाता है। तो मतलब वो तत्व के रूप में रहता है। लेकिन हमको मतलब जब बुआई करना है या फसल लगाना है तो हमको तत्व के रूप में नहीं देना है। हमको किस रूप में देना है? हमको उर्वरक के रूप में देना है। किसी भी फसल के अंदर जो हम लोग मतलब केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं वो किस रूप में डालते हैं? उर्वरक के रूप में डालते हैं। अब किताब में जो लिखा रहता है किस रूप में लिखा रहता है? तत्व के रूप में लिखा रहता है। अब मतलब जैसे 30 किलोग्राम लिखा हुआ है तो 30 किलोग्राम यूरिया नहीं हुआ, वो 30 किलोग्राम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन का मेन स्रोत क्या है? यूरिया है। यूरिया के अंदर क्या है? 46% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो मतलब जितना आपको नाइट्रोजन जिस फसल के लिए, मान रहे हैं तो हमें अरहर के लिए बता रहे हैं, यदि आप धान में प्रयोग करते हैं तो यदि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है तो 120 × 100/46 कर देंगे तो यह धान की मात्रा निकल जाएगी कि हमको धान में कितनी मात्रा में यूरिया का प्रयोग करना है। लेकिन यदि अरहर की खेती करना है तो नाइट्रोजन इसमें देना है 30 किलोग्राम। तो 30 किलोग्राम देना है तो 30 × 100/46 कर देंगे, क्योंकि 46% क्या है? उसके अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है। 30 किलोग्राम क्या है? देना है, और 100 का गुणा कर देंगे तो परसेंट निकल जाएगा कि हमको 1 बीघा, 1 हेक्टेयर, 4 बीघा के अंदर कितनी मात्रा में देना है। तो यह आपका 65 किलोग्राम यूरिया निकल के आ गया। 1 हेक्टेयर खेत में हमको 65 किलोग्राम यूरिया देना है। यदि आपको 1 बिस्सा लगाना है तो सीधे 65 में क्या करेंगे कि 80 का भाग दे देंगे, तो लगभग 800 ग्राम आपकी नाइट्रोजन की मात्रा, यूरिया की मात्रा निकल के आ जाएगी। और यदि आपको सीधे मान रहे हैं कि आपको 1 बीघा बोना है तो 65 में सीधे 4 का भाग दे देंगे तो लगभग 16 किलोग्राम आपकी मात्रा निकल के आ जाएगी कि 1 बीघा खेत के अंदर हमको 16 किलोग्राम यूरिया देना है। अब नाइट्रोजन नहीं रहा, अब यूरिया रहा। अब यूरिया के बारे में बताया जाता है कि यूरिया का प्रयोग कभी भी एक बार में नहीं करना चाहिए। जैसे यूरिया क्या है? पानी के अंदर घुलता है, मिट्टी के अंदर चलता है, अमोनिया आयन के रूप में होता है। जैसे यूरिया है, यूरिया के अंदर आप खेत के अंदर डालेंगे तो वो तुरंत रिस्क करके जमीन के अंदर चला जाता है। क्यों? कि उसके अंदर लीचिंग का गुण पाया जाता है, उसके अंदर पानी के अंदर घुलने का गुण पाया जाता है, उसके अंदर मिट्टी के अंदर चलने का गुण पाया जाता है। मतलब कि जो नाइट्रोजन का जो मेन स्रोत यूरिया है उसके अंदर मोबिलिटी का कैरेक्टर, उसके अंदर सॉल्युबिलिटी का कैरेक्टर, उसके अंदर लीचिंग का कैरेक्टर, तो उसके अंदर एक प्रकार का जो घुलने की क्षमता है। तो घुलने के कारण क्या होता है कि वो नाइट्रोजन आपके जमीन के अंदर चला जाता है, पौधे उसको प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए बताया जाता है कि नाइट्रोजन कभी भी किसी भी फसल के अंदर, चाहे वो धान हो, गेहूं हो, ज्वार हो, बाजरा हो, मक्का हो, चना, मटर, मसूर, मूंग, किसी भी फसल के अंदर नाइट्रोजन का प्रयोग एक बार में नहीं करना चाहिए। किताब में लिखा रहता है कि नाइट्रोजन का 1/3 या नाइट्रोजन का हाफ डोज एज ए बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। 2 चीज लिखा रहता है। जिससे कोई भी लिटरेचर यदि आप पढ़े होंगे तो लिखा रहता है कि नाइट्रोजन का 1/3 या नाइट्रोजन का हाफ डोज एज ए बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। किसी भी केमिकल फर्टिलाइजर के प्रयोग करने का 3 तरीका होता है। पहला होता है बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन का मतलब जो आप यूरिया, डाई, पोटाश जो बुआई के समय जमीन के अंदर देते हैं उसको हम बोलते हैं बेसल एप्लीकेशन। खड़ी फसल के अंदर जो आप नाइट्रोजन, डाई, पोटाश, एक इधर से निश्चित दो इधर से किसानों का भी, क्यों हमारे किसानों का तो नहीं करेगा तो फायदा क्या रहेगा। तो वैसा फोटो खींचो हमको फिर ट्रांसफर करना होगा, क्योंकि हमको भेजना भी रहता है कि इतने लोग को हम पढ़ाए हैं, हर चीज डेली का डेली पोर्टल पे डाला जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जैसे किताब में लिखा रहता है कि नाइट्रोजन का 1/3 या नाइट्रोजन का हाफ डोज
एज ए बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। बेसल एप्लीकेशन का मतलब जिस समय आप फसल की बुआई करने जा रहे हैं या धान की रोपाई करने जा रहे हैं, तो उस समय जो आप नाइट्रोजन डाई पोटाश जो जमीन के अंदर देते हैं, उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसल एप्लीकेशन। बेसल एप्लीकेशन का मतलब बुआई के समय प्रयोग किया जाने वाला उर्वरक। तो किताब में लिखा रहता है 1/3 या हाफ डोज। इसका मतलब आप समझे, मतलब कि आप जानते हैं कि मिट्टी हमारी 3 तरह की होती है। एक होता है बलुई मिट्टी, एक होता है दोमट मिट्टी और एक होता है मृत्तिका सॉइल। तो जैसे धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? काली मिट्टी, मृत्तिका सॉइल, जिसको क्ले सॉइल कहा जाता है। क्ले सॉइल इसलिए कहा जाता है कि उसके कण के साइज बहुत छोटे होते हैं। उसके कण के साइज 0.002 मिलीमीटर से छोटे होते हैं। उसको खुली आंख से हम नहीं देख सकते हैं। यदि उसका अध्ययन करना होगा तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे तो उसके कण के साइज को हम देख सकते हैं। और यदि आप बलुई मिट्टी में, दोमट मिट्टी में धान की खेती करेंगे तो अच्छा माना जाएगा? नहीं, खेती तो हो जाएगी, लेकिन मतलब कि जैसे पानी आप देंगे तुरंत पानी मतलब कि जमीन के अंदर रिस करके चला जाएगा, मतलब कि उसके पानी की मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन इसीलिए धान की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है? मृत्तिका सॉइल, क्ले सॉइल। क्ले सॉइल मतलब इसलिए कि उसके अंदर पानी धारण करने की क्षमता होती है, लेकिन बलुई मिट्टी के अंदर, दोमट मिट्टी के अंदर पानी धारण करने की क्षमता नहीं होती है। तो हम अरहर की खेती कैसी मिट्टी चाहिए? अरहर की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी, मतलब कि जिसके अंदर पानी न लगे। और यदि इसको आप क्यारी बो देंगे अरहर को, क्या होगा? क्यारी मतलब अरहर का आप सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन वहीं पे धान की खेती करेंगे तो आपका सर्वाइव कर जाएगा। तो इसीलिए मतलब कि जो नाइट्रोजन का 1/3 या हाफ डोज एज ए बेसल डोज के रूप में देना चाहिए। यदि आपकी मिट्टी बलुई है तो उसका 1/2 हिस्सा, और यदि आपका मिट्टी यदि मृत्तिका सॉइल है तो उसका मतलब 1/3 हिस्सा एज ए बेसल डोज के रूप में प्रयोग करना चाहिए। और यदि नाइट्रोजन का प्रयोग यदि एक बार में कर देंगे तो नाइट्रोजन कुछ रिस करके जमीन के अंदर कुछ अमोनिया आयन के रूप में उड़ जाए, जिसको हम वोलेटाइजेशन कहते हैं, अमोनिया आयन के रूप में उड़ जाता है। कुछ आपकी मिट्टी के अंदर फिक्स हो जाता है। फिक्स होने का मतलब कि जैसे स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है? स्वस्थ व्यक्ति की पहचान है कि व्यक्ति का बीपी 80 से 120 होना चाहिए। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तुरंत आपको क्या करता है? तुरंत आपका बीपी टेस्ट करता है। तो बीपी टेस्ट करता है, यदि 80-120 है तो माना जाता है कि आप स्वस्थ हैं। तो उसी तरीके से स्वस्थ मिट्टी की पहचान क्या है? कि मिट्टी का मतलब जो पीएच मान होना चाहिए। पीएच मान मतलब मिट्टी हमारी अम्लीय है कि मिट्टी हमारी क्षारीय है, मिट्टी हमारी खेती करने के योग्य है कि नहीं, या किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो उसके लिए हम लोग जो मिट्टी के बारे में पता लगाते हैं, उसके जो मापने का जो यंत्र है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पीएच मीटर। पीएच मीटर मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। उसके अंदर 2 आयन होते हैं, एच आयन, एक OH आयन। एच आयन बढ़ेगा तो मिट्टी हमारी अम्लीय हो जाएगी और OH आयन बढ़ेगा तो मिट्टी हमारी क्षारीय हो जाएगी। ये जैसे पानी है, पानी का पीएच कितना होता है? 7। पानी का पीएच 7 होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। और 7 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अम्ल। अरे कुछ लोग, 2 लोग साइंस के भी स्टूडेंट हैं, तो 7 के नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। अम्ल हो जाएगा। 7 होगा तो क्या होगा? उदासीन हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। और 7 के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? लवणी हो जाएगा। क्षार नहीं कहेंगे, अब उसको लवणी बोलेंगे, सैलियन सलाइन बोलेंगे। जब 8.5 से ऊपर जाएगा तब उसको हम लोग बोलते हैं एल्कली या क्षार बोलते हैं। क्षार का मतलब वह मिट्टी खेती करने के योग्य नहीं है, या गांव में जिसको हम बोलते हैं ऊसर की मिट्टी। मतलब कि ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 8.5 से ऊपर है, मतलब कि वो मिट्टी खेती करने के योग्य नहीं रह गई है, जिसको गांव में हम लोग ऊसर बोलते हैं, लेकिन अपने शब्द में हम लोग बोलते हैं एल्कली सॉइल या क्षारीय मिट्टी। सलाइन सॉइल का मतलब 7 से लेकर के 8 पीएच तक है, तो उस मिट्टी को हम मानते हैं कि मतलब ये लवणी मिट्टी है। लवणी मिट्टी का मतलब कि इसके अंदर मतलब कि अभी अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। इसका मतलब रिक्लेमेशन हम भौतिक विधियों के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके मिट्टी का पीएच मान 8.5 से ऊपर गया तब उसके अंदर मतलब कि धान की खेती आप कर सकते हैं। लेकिन अरहर उगाना होगा, चना उगाना होगा, मटर उगाना होगा, मसूर उगाना होगा, तो ये फसलों की खेती आप मतलब कि क्षारीय मिट्टी में आप नहीं कर सकते। लेकिन धान की एक ऐसी फसल है जिसकी खेती 4.5 पीएच से लेकर के 9 पीएच तक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन यदि वहीं पे यदि आपकी मिट्टी क्षारीय हो गई है, यदि वैसे खेत में यदि आप अरहर की खेती करेंगे तो आपकी फसल सर्वाइव नहीं करेगी। जैसे यदि आप उसरीली मिट्टी है और उसरीली मिट्टी में गेहूं की खेती कर देंगे, गेहूं आपका सर्वाइव करेगा? नहीं करेगा, जम तो जाएगा। लेकिन जैसे ही जमेगा, पहली सिंचाई करेंगे, सारा पौधा का क्या होगा? सूख जाएगा। सूख जाएगा, पीला होकर के सूखना शुरू हो जाता है। क्यों? कि आप जानते हैं कि उसमें 2 प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होता है जाइलम टिश्यू। जाइलम का काम क्या होता है? जाइलम का काम होता है कि जमीन से जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करता है और पौधों को विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करता है। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? जाइलम। और यदि हमारी मिट्टी के अंदर लवण की मात्रा बढ़ जाएगी, मिट्टी का पीएच मान बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? मतलब कि आपकी जो जैसे सेल्स है,
तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब कि जैसे मिट्टी का पीएच मान बढ़ेगा तो मिट्टी का पीएच मान बढ़ेगा तो क्या होगा, जैसे नहीं होता है कि हमारे नलिकाओं में फैट डिपॉजिट हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि फैट वाली चीजों को बंद कर दीजिए, और यदि फैट की चीजों को नहीं बंद करते हैं तो क्या होता है, हार्ट अटैक के बीमारी चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नलिकाएं जो होती हैं उसके अंदर ब्लड हमारा फ्लो करता है, और उसी तरीके से जो जाइलम का काम होता है, जाइलम का काम होता है जल तथा खनिज लवण को अवशोषित करना। तो कहने का तात्पर्य है कि मतलब कि नाइट्रोजन का प्रयोग थोड़ा सा सुन लीजिए 10 मिनट, क्योंकि आप लोग जाने नहीं रहेंगे तो बुआई ठीक से नहीं करेंगे। तो नाइट्रोजन का 1/3 या हाफ डोज, मतलब कि नाइट्रोजन का प्रयोग पहली बार में आप समझिए कि नाइट्रोजन का प्रयोग कभी भी एक बार में आप नहीं करते। नाइट्रोजन का प्रयोग यदि एक बार में करेंगे तो कुछ रिस्क करके, कुछ उड़ करके, कुछ घूम करके, कुछ बाहर करके नुकसान चला जाएगा, इसलिए नाइट्रोजन का प्रयोग कभी भी एक बार में नहीं करना चाहिए। दूसरा तत्व क्या आता है, दूसरा तत्व आता है फास्फोरस। जैसे हमारे जीवन के लिए क्या जरूरी है, रोटी, कपड़ा, मकान, यह निशान कपड़ा। हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, रोटी, कपड़ा, मकान। रोटी के बिना कोई जिंदा रह सकता है नहीं, कितना बड़ा लॉकडाउन हुआ लेकिन रोटी के बिना जिंदा कोई नहीं रह सकता है। उसी तरीके से सबसे पहला जो तत्व है वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की यदि कमी हो जाएगी पौधा आपका सर्वाइव नहीं करेगा, पौधा आपका बढ़ेगा नहीं, उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगा, उनके अंदर विकास नहीं होगा, पौधा आपका पीला हो जाएगा, पौधे के अंदर कोई ग्रोथ और विकास नहीं होगा, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे कि हम बिना भोजन के या बिना रोटी के हम लोग कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, उसी तरीके से बिना नाइट्रोजन का कोई भी फसल सर्वाइव नहीं कर सकता है, इसलिए इसको हम लोग मुख्य है। दूसरा जैसे हमारे जीवन के लिए क्या चाहिए, रोटी के बाद कपड़ा, उसी तरीके से दूसरा जो तत्व होता है वो होता है फास्फोरस। फास्फोरस का मेन स्रोत क्या होता है, फास्फोरस का मेन स्रोत होता है डीएपी, जिसको आप लोग गांव में डाई बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं डाई अमोनियम फास्फेट। डीएपी का मतलब डाई अमोनियम फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट, डी का मतलब डाई, ए का मतलब अमोनियम, पी का मतलब फास्फेट। और डीएपी के अंदर 18% नाइट्रोजन होता है और 46% उसके अंदर क्या होता है, फास्फोरस होता है। तो उसके अंदर बताया जाता है कि जैसे आपने यूरिया के बारे में कैलकुलेट किया उसी तरीके से आप डाई का भी कैलकुलेट कर लेंगे कि 46 किलोग्राम फास्फोरस पाया जाएगा कितना, जब 100 किलोग्राम डीएपी का प्रयोग करेंगे। जब 100 किलोग्राम डीएपी डालेंगे तो आपको फास्फोरस कितना मिलेगा, 46 किलोग्राम।